नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मई 2023 के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। दो इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो है इंडियाज़ मल्टीपोलर मिथ। जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बोले वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि दुनिया एक बार फिर से बाईपोलर हो रही है। ठीक है, बाईपोलर वर्ल्ड अगेन क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम समझेंगे कैसे। दूसरा हम देखेंगे कि अडानी ग्रुप से संबंधित अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें ये था कि हिडेनबर्ग करके एक आप कह सकते हो न्यूज़पेपर ग्रुप है। ठीक है, तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई कि अडानी ग्रुप के द्वारा एक तरीके से इल्लीगल मैनर में ट्रेडिंग दिखाई गई है और मैनिपुलेट किया गया है प्राइसेस को, जिससे कि वो अपने ट्रेड को ज़्यादा बता सकें। तो उसको लेकर के जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी, तब अडानी ग्रुप के जो शेयर थे उनकी वैल्यू बहुत डिक्लाइन कर गई थी। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप अभी आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में भी, और इंटरनेशनली भी इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अडानी ग्रुप के थ्रू। तो पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप के ऊपर इस तरीके के सवाल उठने से संबंधित था कि सेबी क्या कर रहा था। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने अपना काम टाइम पे किया कि नहीं किया, कहीं सेबी में कोई फॉल्ट थे। आरबीआई को भी पता रहता है कि हाँ भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है। तो बोले यहाँ पर क्या रेगुलेटरी फेलियर था या नहीं। तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट के बारे में हम समझेंगे। तो ऐसे में दो इश्यूज़ है, दोनों को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ मल्टीपोलर मिथ। देखो, इस आर्टिकल को सी राजा मोहन जी ने लिखा है। इनका ये कहना है कि G7 मीटिंग जिस तरीके से हुई है, वहाँ पर हम तो ये सोच रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, पर सच बात तो ये है कि एक तरफ तो रशिया और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ इकट्ठे हो रहे हैं। अभी प्रीवियस डिस्कशंस में हमने ये भी देखा था कि यूएस और इसके जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनके बीच में कुछ गैप आ रहा है। पर जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, या फिर हम ये कहें कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो दूसरे साल में जब से एंटर हुआ है, तब से यूएस और यूएस के पार्टनर कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? रशिया के अगेंस्ट में। और रशिया को जो सपोर्ट मिल रहा है चाइना। तो कहने का मतलब चाइना रशिया एक तरफ, या इनके द्वारा बनाए हुए खुद के अलाइज एक तरफ, और दूसरी तरफ ये वेस्टर्न कंट्रीज़। तो बोला सच्चाई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नहीं है, ये बाईपोलैरिटी जो है वो इमर्ज होके आ रही है। G7 कंट्रीज़ ने ये यूक्रेन वाला मुद्दा मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चाइना है आज अपनी तरफ से हर पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए के साथ में अपनी एंगेजमेंट जो है वो मतलब टेंशन्स चल रही हैं। एक कल हमने एक्सप्लेन पेज में भी डिस्कस किया था कि G7 कंट्रीज़ ने चाइना को लेकर के भी अपने स्टेटमेंट रिलीज़ किए हैं। क्या कि हम डी रिस्किंग करना चाह रहे हैं खुद को, जबकि चाइना के साथ डी कपल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के साथ में कॉमर्शियल टाइज़ हैं इन G7 कंट्रीज़ की, बोला उसको हम रिड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा कि कल को ना चाइना अगर कोई एग्रेशन दिखाता है तो उसकी वजह से जो भी रिस्क सम सिचुएशन क्रिएट हो उसको हम अवॉइड कर सकें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना से हम बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे, एंगेज करेंगे, पर चाइना जहाँ जहाँ पर भी यूनिलैटरल एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना पर जो रिलायंस है, इकोनॉमिक रिलायंस है, सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपेंडेंस है बोलो, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि चाइना जो है वो नॉन मार्केट पॉलिसीज़ पे चलता है, इकोनॉमिक कॉर्जन लगाता है, छोटे देशों को लोन देता है, फिर उस लोन के झांसे में उनको फंसा करके और फिर अपने हिसाब से काम कराना चाहता है वहाँ के गवर्नमेंट्स के द्वारा। जैसे आपको पता है श्रीलंका का हाल, पाकिस्तान का हाल, या लंबी लिस्ट है ये। ठीक है, मलेशिया के हाल भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ चाइना ने कदम रखे वहाँ पर चाइना ने अपनी डोमिनेंस बना ली। वो चीज़ इन G7 को पसंद आ नहीं रही है। इसके अलावा देखा जाए तो चाइना टेरिटोरियली भी देखा जाए तो इंडिया के साथ में भी टेंशन्स क्रिएट करके बैठा है LAC के अक्रॉस। और साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी की बात करें तो आसियान कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ टेंशन्स हैं, और ईस्ट चाइना सी की बात करें तो वहाँ पर जापान और साउथ कोरिया के साथ टेंशन्स क्रिएट करके बैठा है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये आ रहा है कि
चाइना जिस तरीके से अपनी अग्रेशन दिखा रहा है इकोनॉमिक स्पेयर में या फिर टेरिटोरियल स्पेयर में, तो बोला उसको फिर हम काउंटर कैसे करें। तो इसका तरीका ये है कि पहले तो चाइना पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए, और इसी को बोला गया है डी रिस्किंग। तो ये शो क्या कर रहा है कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर रखा है, तो ये तो हो गए एक तरफ, वर्सेस रिमेनिंग जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो, जिनमें यूएस मेन लीडिंग कंट्री हो ही गया। ठीक है, तो इस तरीके से बोले मल्टीपोलैरिटी का जो आइडिया हम लेकर के चल रहे हैं, बोलो उसकी रेलेवेंस आज नहीं है इतनी। ठीक है, फिर आगे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जो हमने अभी तक बात की है, ये शुरू कब होती है, इसके इंटरप्रिटेशंस क्या है। तो राइटर यहाँ पर बता रहे हैं, बोले इसके कम से कम 3 डिफरेंट वेज हैं मल्टीपोलैरिटी को समझने के, जिसमें सबसे पहला तो ये कि यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद में यूएस इकलौती पावर बना, और उस इकलौती पावर के इक्विवेलेंट कोई दूसरा ऐसी कोई कंट्री पावरफुल नहीं थी जो उसको कंटेन कर सके। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में ये था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाए, जिसमें यूएसए को, अगर यूएस अपनी कोई भी मनमानी करने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। यूएस या फिर कहो कलेक्टिव वेस्ट, इसका मतलब हो गया जो कैपिटलिस्ट लिबरल सोसाइटीज़ एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को लेकर के जो अपनी तरफ से अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, उनकी बात हो रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक एंटी वेस्टर्न इमोशन आया इंडियन एलिट्स के मन में, तो उसी को लेकर के हमने ये देखा कि क्यों ना यूएस को काउंटर करने के लिए या एक बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं जो यूएसए को एक थ्रेट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, बोलो उनको साथ लेकर के हम एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, या फिर एक तरीके से एक पावर के तौर पे इमर्ज होकर के आएंगे, तो यूएस फिर जो है अपनी मनमानी नहीं करेगा। तो पहला तो था कि भाई यूएस हेजेमनी को देख करके ये मल्टीपोलैरिटी का आइडिया कंसिडर किया जाता है। दूसरा तरीका इंटरप्रिटेशन का क्या है कि मल्टीपोलैरिटी जनरली इसलिए यूज की जाती है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें आप देखो तो आपको ये दिखेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें हम कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की बात कर रहे हैं। जैसे हम अपने डिस्कशंस में सुन लिया होगा कि जी इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ब्राज़ील हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं। इमर्जिंग का मतलब कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, और ये जो है अपने अपने डोमेन में पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर यूएस इकलौता अपनी तरफ से कोई भी काम करे, चाइना अपनी तरफ से कोई एग्रेशन दिखाने की कोशिश करे, तो बाकी कंट्रीज उसको नलीफाई कर सके, उसको बैलेंस कर सकें। तो ये एक आइडिया था पावर स्ट्रक्चर के पीछे, पावर स्ट्रक्चर का मल्टीपोलैरिटी के पीछे। ठीक है, अगेन पॉइंट ये आ गया कि यूनिपोलर मूवमेंट जो चल रहा था अगेन सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद में यूएसए का, तो उसमें ये पॉइंट था कि ये सारे कंट्रीज जो मैंने नाम बताया आपको, ये मिलकर के इमर्जिंग पावर के तौर पे दिखेंगे, तो यूएस के काउंटर करने में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर हम थोड़ा समझें, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, तो यूरोपियन यूनियन जब इंटीग्रेट हो जाती है ना, तो बहुत पावरफुल एंटिटी बन जाती है। पर देखा जाए तो ये जियोपॉलिटिकल एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, एक पॉलिटिकल मैनर में तो स्ट्रॉन्ग दिखता है यूरोपियन यूनियन की, बहुत सारे कंट्रीज साथ मिलके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। पर वहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक्शंस की बात आती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन एक साथ नहीं दिखाई देता। यूके तो खैर अलग हो ही गया, जर्मनी कहीं भागता है, फ्रांस कहीं और भागता है। रशिया की बात करें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, तो रशिया पॉलिटिकली और मिलिट्रीली तो देखो अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने भी पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी किया था, हमें कमतर मत आंको। पर सच्चाई ये है कि इकोनॉमिकली रशिया इतना कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। फिर आ जाओ जापान की बात करें, नो डाउट जापान इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर मिलिट्री पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या जापान के पास खुद की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है? नहीं। तो बोले ये ऑल्टरनेटिव्स जिनकी हम बात कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए के खिलाफ में, तो वहाँ पर हमें एक भी ऐसा कंट्री नहीं दिख रहा है जो हमने देखा, ना यूरोपियन यूनियन है, ना रशिया है, ना जापान है। तो फिर कौन बच गया? बोले केवल अकेला एक चाइना ऐसा कंट्री है जो यूएसए से कंपेयर किया जा सकता है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें, हर एंगेजमेंट में। पर यस, अभी भी चाइना टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में यूएसए से बहुत पीछे है। यूएस जितना मिलिट्री मसल अपनी डेवलप कर चुका है, उतना ज़्यादा मिलिट्री एम्पावरमेंट चाइना का भी नहीं है। और जिस तरीके से यूएस अपनी एंगेजमेंट लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ बढ़ा रहा है, वैसा चाइना ने कभी किया नहीं है।
अब जाकर के चाइना थोड़ा बहुत क्या कर रहा है कि हाँ भाई, यूएसए को काउंटर अगर करना है, यूएसए को बैलेंस करना है, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक रशिया, उनके साथ में थोड़ी बहुत एंगेजमेंट अभी चल रही है। पर चाइना के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो मिलिट्री वाला, एक टेक्नोलॉजिकल पावर वाला, और एक लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट वाली बात। यहां पर चाइना यूएसए के सामने थोड़ा कमतर हो जाता है। फिर बात करें इंडिया की, ब्राजील की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब की, कि ये ग्लोबल पावर हायरार्की में नो डाउट राइज हो रहे हैं, पर इनका राइज उतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि हम इनको मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर के तौर पे कंसिडर करें। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, यूएस और चाइना, बस ये दो ही कैपेबिलिटीज़ में कंसिडरेबल पावर्स मतलब राइज हो रही हैं। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की अगर बात करें तो भाई सीधी बात है, कुछ ग्रेट पावर्स तो होनी चाहिए, पर वो कुछ ग्रेट पावर्स के पास में लिमिटेशंस बहुत हैं। तो बच गई केवल दो पावर्स, यूएस और चाइना। बोला हम यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी का दिमाग लेकर के चले, नहीं चलने वाला है। फिर तीसरा जो तरीका बताया जा रहा है मल्टीपोलैरिटी का, वो बताया जा रहा है स्ट्रेटेजिक सीकिंग टू बैलेंस द डोमिनेंट पावर। अगेन रेलेवेंट पॉइंट है तीनों के तीनों, पर इनमें समझने का तरीका अलग है कि किस तरीके से आप किसी भी एक डोमिनेंट पावर को काउंटर करना चाहते हो। 1990s के टाइम पे इंडिया के लिए खतरा क्या था? यूएस का खतरा था यार, यूएस कहीं हमारे ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना थोप दे, क्योंकि उसी टाइम पर आपको पता है ना, हमने 1998 में पोखरण सेकंड भी कर लिया था। 1 सेकंड। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने वहाँ पे अमेरिका में? प्रेसिडेंट कौन थे? बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि बोले इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, एक कश्मीर के मुद्दे पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर ये 1990s का वक्त है जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। हमारा हाल बहुत बुरा था। ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हो चुके थे हम, शायद 9 दिन या 10 दिन का समथिंग हमारे पास इंपोर्ट का व्यवस्था बच रही थी। तो ऐसे में हमने फिर एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, तो वैसे हम कमज़ोर। दूसरी तरफ हमने 1998 में आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो बिल क्लिंटन पूरी तरफ से ये लगा हुआ था कि कैसे भी करके इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। ठीक है, और कश्मीर वाले मुद्दे की बात करें तो कश्मीर वाले क्वेश्चन में पाकिस्तान को पूरा फेवर मिलता था उस टाइम पर। किसका? यूएसए का, क्योंकि ये वो समय था जब 1979 से लेकर के 1989 के बीच में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा बना रखा था। उस टाइम पर कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे अफगानिस्तान से यूएसएसआर को भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया, और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए जो आज के टाइम पे तालिबान के नाम से हम जानते हैं, और उन मुजाहिदीन को भेजा गया कहाँ पे? अफगानिस्तान में, और उन्होंने लड़ाई की और यूएसएसआर को वहाँ से भगाया। इसका मतलब पाकिस्तान ने लॉयल्टी दिखाई। यहाँ पर सीएटो और सेंटो करके जो प्रोग्राम्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते जिनमें पाकिस्तान लीड रोल प्ले कर रहा था सेंटो में, तो उसके तहत अमेरिका बहुत पैसा फेंकता था पाकिस्तान के पास में, और कश्मीर मुद्दे को इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के फेवर के लिए कई बार हवा में उछाला। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जो हमारे बिल्कुल हार्ट में, मतलब कहते ना कोर में थे, कोर इश्यूज थे इंडियन स्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इस वजह से हमने क्या किया कि यूएसए के अलावा दूसरे कंट्रीज, चाहे फिर वो रशिया है, चाइना है, इनके साथ एंगेज किया। पहले तो हमने आरआईसी फोरम बनाया, और फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका को और ब्राजील को और ऐड किया, अल्टीमेटली ब्रिक्स बना दिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडिया ने उस टाइम पर यूएसए की जो एक यूनिपोलर डोमिनेंस थी ना, उसको काउंटर करने के लिए मल्टीपोलैरिटी पर रिलाय करना शुरू किया। 2000s और 1990s और 2000s के टाइम पे तो देखो यूएस हमारे लिए चैलेंज था, पर आज की परिस्थितियां देखी जाए तो आज की परिस्थितियों में हमारे लिए चैलेंज है चाइना। जब यूएसए चैलेंज था उस टाइम पर हमने चाइना और रशिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाई, और उस टाइम पर हमने मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट किया। बट 21st सेंचुरी के आज के डिकेड की हम बात करें, सेकंड डिकेड के सेकंड हाफ से लेकर अभी तक की बात करें, मतलब 2015 से लेकर अभी तक की, तो हमारे लिए सरदर्दी बन रहा है चाइना। आज यूएस जो है वो कश्मीर मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता है जितना कि चाइना कोशिश करता है। चाइना हमारी टेरिटरी सीज करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना इंटरनेशनल इश्यूज में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो मुद्दे उठाता है जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस तरीके से आज हमारे लिए चैलेंज है चाइना। समझ गए? तो इस केस में चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास में कौन बच गया? फर्स्ट ऑप्शन है रशिया, पर रशिया तो आज खुद चाइना के नीचे बैठा है, क्योंकि जब से यूक्रेन पे अटैक किया रशिया ने, तब से चाइना का छोटा भाई बन के रह गया है रशिया। अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो वो बात अलग है कि बिल्कुल कमज़ोर नहीं है रशिया, पर हाँ
जियोपॉलिटिकली रशिया के पास में चाइना से बढ़िया कोई सपोर्टर है नहीं, इस वजह से चाइना जो कहता है वो रशिया करता है। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास में रशिया का ऑप्शन हो गया क्लोज। बच गया कौन? बाकी दूसरे कंट्रीज, जैसे कि यूएस, जैसे कि एशिया में दूसरे कंट्रीज हैं वो, आसियान कंट्रीज हो, चाहे फिर साउथ कोरिया हो, जापान हो, इन कंट्रीज के साथ आज हमें एंगेज करना है। तो कहने का मतलब है कि हमारे मल्टीपोलर आइडिया जो है, जिसमें हम किसी एक कंट्री की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए काम करते आए हैं, वो पहले यूएस को टारगेट करते थे, अब हम चाइना को काउंटर करते हैं। पर एक चीज हमें समझनी होगी कि वर्ल्ड व्यू जो है ना, वो मल्टीपोलैरिटी के बेसिस पे नहीं चल रहा है। वर्ल्ड व्यू अगर हम समझें तो एक्चुअल में यूएस और चाइना के बीच में डिवीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चीज G7 कंट्रीज ने अभी जो स्टेटमेंट रिलीज किए हैं वो भी शो करता है। हम मल्टीपोलर एशिया की बात करते रहे, RIC, ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग को हम कंटिन्यू करते रहे, पर आज चाइना और इंडिया के रिलेशन बिगड़ने की वजह से ब्रिक्स को हम याद तक नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं क्वाड की, आज हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट की, आज हम बात करते हैं I2U2 की, जहां पर चाइना बिल्कुल भी एंगेज नहीं है। और आज के 15 साल पहले हम किसकी बात किया करते थे? 15 क्या 7-8 साल पहले भी, ठीक है, कि ब्रिक्स की बात हो रही है। देखो, इंडिया ने ऐसी बात नहीं है चाइना से रिश्ते खुद ने बिगाड़े हैं, नहीं, इंडिया तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहता है, पाकिस्तान और चाइना दोनों को पूरा मौका दिया है, पर वही है कि चाइना ने एग्रेशन दिखा करके रिश्ते बिगाड़ लिए। तो आज की परिस्थितियां बोला मल्टीपोलैरिटी की नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे तो यूं मानो बहुत पीछे हैं। हमें ये चीज एक्नॉलेज करनी होगी कि बाइपोलैरिटी है वही इमर्ज हो रही है अगेन। ठीक है, तो ये राइटर के ओपिनियंस थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो इशू है कि अडानी ग्रुप का जो इशू हुआ था उस टाइम पे, कि हिडनबर्ग रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट रिलीज होती है और उसमें बताया कि भाई बहुत सारे गफले किए हैं अडानी ग्रुप ने, अपनी ही विदेश में बैठी हुई कंपनियों के साथ में ट्रांजैक्शन कर करके बता दिया कि हाँ जी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में ये भी कि अपनी प्राइस जो है अपने शेयर्स की या फिर जो भी अपने प्रोडक्ट है उनकी प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो बोले ये चीज़ें कहीं ना कहीं अडानी ने गलत की है, ये मार्केट फोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट में है। तो ये चीज़ रिपोर्ट में आई हिडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे। अब इसमें क्या हुआ अचानक से, फिर सीधी बात है इन्वेस्टर्स को इन कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होने लग गई कि यार इस तरीके से कैसे हो सकता है। और ये माहौल भी ऐसा चल रहा है आज के टाइम पे कि कोविड के बाद में जो है बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में कोलैप्स कर गए, यूएस में कोलैप्स कर गए। तो ऐसा एक नेगेटिव माहौल बना हुआ था। तो उस केस में फिर मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो पार्लियामेंट में भी था ये मुद्दा कि भाई अडानी के खिलाफ में ये रिपोर्ट आई है, इसकी क्या सच्चाई है, क्या गलत बात है, वो अगर देखी जाए। पर पार्लियामेंट में तो क्या हुआ कि ऑपोजिशन पार्टीज़ में वेल में जाकर के प्रोटेस्ट कर दिया, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग प्रोसीडिंग को इनको बिल्कुल सस्पेंड ही करवा दिया था। फिर अल्टीमेटली मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और कमेटी को ये टारगेट दिया कि जी ये कुछ भी मैटर अभी चल रहा है, इस मैटर में सेबी जैसे जो रेगुलेटर्स हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जैसे जो इंस्टीट्यूशन है, RBI है, क्या उनका कोई फेलियर था? तो देखो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अभी सबमिट कर दी है, और इस रिपोर्ट में ये कहा कि हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जहां पर रेगुलेटरी फेलियर ट्रेस हुआ हो। इसका मतलब सेबी ने अपनी जान में जितना बढ़िया से बढ़िया कर सकती थी सेबी, उतना बढ़िया से बढ़िया किया है। हम ये नहीं कह सकते कि रेगुलेटर फेल हो गया। अब एडिटर हैं वो इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते कि बोले नहीं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की गई है, ये इनका कहना है। खैर मुद्दा क्या है वो देखते हैं। देखो एक तो मुद्दा था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से रिलेटेड, और दूसरा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रिलेटेड। इसका मतलब अडानी ग्रुप का मतलब अडानी नाम की जो अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, उनमें जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट का एक तो लेवल होता है कि हाँ जी कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो कॉरपोरेट हाउसेस को करवाना ही पड़ेगा अपनी कंपनी में पब्लिक से, जिससे कि फिर वो आसानी से स्टॉक मार्केट में अपनी को लॉन्च कर सके और शेयर बेच करके और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लेकर के मुद्दा था। ठीक है, अब इनमें देखा गया कि बोला अडानी ग्रुप की 13 कंपनियां, 13 ऐसी एंटिटीज जो इंटरनेशनली ऑपरेट करती है, दूसरी कंट्रीज में बेस्ड है, उनमें से 12 तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी थी। तो ऐसे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि वो जो 13 ओवरसीज एंटिटीज हैं उनकी अल्टीमेट ऑनरशिप किसकी है। ठीक है, वहां पर मेन ऑनर कौन है, बोले ये क्लैरिटी नहीं आई। ठीक है, अब आप बात करते हो
कि ये जो 13 ओवरसीज कंपनियां हैं इनके साथ में बोला अडानी ग्रुप जो इंडिया में बेस्ड है, उन्होंने इस तरीके से ट्रेड करके अपनी बैलेंस शीट दिखाई कि हमारा ट्रेड बहुत है, तो इन्वेस्टर्स को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। पर वहां पर ऑनरशिप किसकी है वही क्लियर नहीं हो रही है। तो एक तो सवाल ये उठा रहे हैं राइटर। दूसरा ये बोल रहे हैं कि कमिटी ने जो कोई भी अपनी तरफ से अभी रिपोर्ट पब्लिश मतलब सबमिट की है उसमें ये कहा कि बोला जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी है, दैट मीन्स जिस तरीके के कानून बने हुए हैं जिनके बेसिस पर सेबी काम करता है, बोलो वहां पर दो काम दिए हुए हैं सेबी को, एक तो इन्वेस्टिगेशन का और एक है एनफोर्समेंट का। तो बोले ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कैसे कि एक एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेट करे और वही एजेंसी कानून को लागू करे, तो बोलो दोनों में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों कि आप यहां पर किसकी बात कर रहे हो, किसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सेबी की, है ना। और सेबी की इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या देखा कि सेबी ही तो कानून को लगाने वाला है और सेबी ही इन्वेस्टिगेट करता है उन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को। तो बोले ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, बोले इसको करेक्ट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया। अब कमेटी ने क्या कहा, बोले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो भाई पहले। ये डाइकोटॉमी जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है जिसमें एक तरफ तो आप एक ही एंटिटी को तो बोल दिया कि जी आपको कानून लागू करना है, और कानून लागू सही तरीके से हुआ कि नहीं वो भी वही एंटिटी पता करेगी, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई वहीं पे। ठीक है, तो बोले ये डाइकोटॉमी की वजह से क्लैरिटी नहीं आ पाई। तो यहां पर कुछ सवाल भी छोड़े हैं, ठीक है, कि जी सेबी को जो पावर आपने दे रखी है उन पावर्स को सेबी कैसे यूज करे। खुद ही तो कानून को अप्लाई करने वाला है, खुद ही कानून की लागू होने की डिग्री है उसको चेक करने वाला है, तो कैसे काम होगा। तो अपनी तरफ से ये बात भी कही है, बोले इसको ठीक करने की जरूरत है साथ में, और ये कह दिया बोले सेबी की कोई गलती नहीं है इसमें लेजिस्लेशन में ही प्रॉब्लम है, ये कह दिया। तो ऐसे में राइट एडिटर लास्ट में एक ही चीज बोलते हैं, बोला सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक का टाइम दिया है देखो सेबी को, ठीक है। सेबी अपनी तरफ से पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ले कि अडानी ग्रुप के साथ में क्या इश्यू चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंट होता है। देखो हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है तभी जा करके तो इन्वेस्टमेंट को हम लगा करके इंफ्रास्ट्रक्चर और ये डेवलप करते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियां खुलती हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी खुलती हैं। तो बोला वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंटफुल हो जाती हैं। सेबी अगर खुद कहीं पे फॉल्ट कर गया या दूसरा कोई रेगुलेटर फॉल्ट कर गया तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट करके रखना है तो देखो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब ये हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो एकदम से सवाल जब उठने लग गए थे पार्लियामेंट में, जब हो हल्ला होने लग गया था, तो ऐसे में अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन होने लग गए थे, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। इवन एलआईसी जैसी कंपनियों पर भी क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, बोला एलआईसी ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अडानी में। पर आज आप देखो कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई है ना इस कमेटी की, इस रिपोर्ट के बाद में अडानी के शेयर्स फिर से राइज होने लग गए हैं। पर सवाल ये है कि सेबी की ये ड्यूटी बनती है कि देखो जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्ट करे, इसीलिए सेबी को स्टैब्लिश किया गया था। और इंडियन स्टॉक मार्केट की जो इंटीग्रिटी है कि हाँ जी यहाँ पर कोई लूप होल्स नहीं है और प्रॉपर मैनर में रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, तो बोलो उसके लिए सेबी को 14 अगस्त तक का जो टाइम मिला उसमें काम करके अपना सौंपे। तो ये सवाल यहाँ ये अपनी तरफ से एक इशू बताया जा रहा है। मुद्दा सेम है, ठीक है, वही हिडनबर्ग रिपोर्ट है उसी से संबंधित है। यहाँ पर राइटर कुछ चीज़ें बोलना चाह रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि बोले रिपोर्ट जब दे दी गई है तो साफ साफ इस रिपोर्ट को यहाँ पर देखा जाए तो अडानी ग्रुप पे जो एलिगेशंस लगाए गए थे बोले वो बिल्कुल बेसलेस है, ठीक है। पर इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सजेशंस दिए गए हैं, उनकी हम बात करें तो हमारे देश में अगर हम देखें तो जो मार्केट वॉलेटिलिटी है वो आप देखो कि एक रिपोर्ट रिलीज होती है, हिडनबर्ग कहाँ, यूएस बेस्ड एक प्रेस इंस्टीट्यूशन मानो, उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई और मार्केट में खलबली मच गई। बोलिए खलबली क्यों मची जी? इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो केवल माहौल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअल में कंपनी की डिटेल नहीं समझते हैं। तो क्या किया जाए? कमेटी ने यही कहा, बोले रिपोर्ट जो है वो कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी फैलाने की कोशिश कर दी जाती है मार्केट में कि जिससे कि इंडिया की इमेज को डेंट पहुंचे, ठीक है। ये भी एक पॉइंट बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रो गवर्नमेंट या प्रो अडानी ग्रुप है, नहीं, हमें ये चीज़ कंसिडर करनी होगी। ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि डिफेम करना चाहते हैं, ठीक है। इंडियन कैपिटल मार्केट जो अभी धीरे धीरे राइज हो रहा है, पूरी दुनिया जब पूरे क्राइसिस में जूझ रही है उस टाइम पर इंडियन मार्केट जो है वो एक सिल्वर लाइन शो करता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न मिलेगा। बोला उस मार्केट के लिए ऐसे रिपोर्ट रिलीज करके आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो तो हमें इम्यून बनना पड़ेगा। इम्यून कैसे बन सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स? आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करो। फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है
कि देखो लोगों पैसे कमा रहे हैं, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या काम करना है, बोला हमारे स्कूल कैरिकुलम में इसको ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब इन्वेस्टर को जब पता होगा ना कि हाँ भाई मुझे कब इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करूं जिससे कि मेरा खर्चा भी चल जाए और पैसा भी इन्वेस्ट होता रहे, तो उससे संबंधित बोला हमें अच्छे से एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। और एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जब कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हिडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट से वो डरेगा नहीं और एकदम से पैसा निकाल के भागने की नहीं सोचेगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने की। इसके अलावा एक सेंट्रल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की बात भी कही है इस कमेटी की रिपोर्ट ने। सेंट्रल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी अथॉरिटी क्या है इसमें? देखो कुछ इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करके बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, समय के साथ में करते रहते हैं, पर उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट उसको क्लेम नहीं किया जा पाता। तो ऐसे में बोले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे जो इन्वेस्ट कर रखे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो बोले वो पैसा निकलना भी ज़रूरी होता है उनका। तो बोले उसके लिए ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात भी की है। ठीक है, तो बोले ये कुछ रिकमेंडेशन है। इशू मैंने आपको बता ही दिया क्या है पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन सेम इशू, आर्टिकल नो क्लीन चिट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जी अभी जो कमेटी ने अडानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी की है उसमें सेबी को ये कह दिया कि भाई रेगुलेटरी फेलियर तो है नहीं, सेबी ने अब तो अपना काम जो बनता था उतना किया, पर कुछ हिंट्स भी दिए हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें हमारे सिस्टम को थोड़ा सा इम्यून बनाना होगा कि इस तरीके से कोई भी रिपोर्ट रिलीज हो तो उससे हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहला यहाँ पर तो पॉइंट एड्रेस जो किया है राइटर ने वो किया है कि ये एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों की गई थी, वो मैंने आपको बता दिया कि अडानी के जो शेयर्स एकदम से डाउन चले गए थे जब हिडनबर्ग रिपोर्ट जो थी वो रिलीज हुई। तो इसमें देखो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट जब सुप्रीम कोर्ट ने की थी तो 4 एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए बोला था। इनमें से 3 एस्पेक्ट तो हैं मार्केट वॉलेटिलिटी, दूसरा है इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तीसरा ये बोला था कि कुछ ऐसे सजेशंस दो जिससे कि हम सिक्योरिटी रेगुलेशन को इम्प्रूव कर सकें, कंप्लायंस को इम्प्रूव कर सकें। तो बोला 3 तो ये पॉइंट बोले थे इस कमेटी को कि भाई इन 3 मुद्दों पर तो आप अपनी रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट में मेंशन करो। और चौथी ये थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन था कि ये देखा जाए कि कहीं पर रेगुलेटरी फेलियर तो नहीं हुआ था, कहीं सेबी ही फेल हो गया हो अडानी ग्रुप के कुछ गड़बड़ियों को ट्रेस करने में। तो ये 4 टास्क दी गई थी। ठीक है, अब इन 4 टास्क में जो ऊपर वाली 3 टास्क है उनके लिए तो देखो हमने देख लिया सजेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी, अनक्लेम्ड अथॉरिटी का जो हमने पॉइंट देखा था वो स्टैब्लिश करने की बात कर दी। ठीक है, और हमारी जो मार्केट वॉलेटिलिटी है किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोलो उसको हमें रिड्यूस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, और सेबी की जब बात आती है रेगुलेटरी रिजीम की तो सेबी को तो देखो क्लियर बोल ही दिया कि भाई सेबी ने तो जो काम बना वो किया। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेबी ने रिस्पॉन्स किया है, सेबी के सामने जब कभी भी कोई इशू आया, जैसे यहाँ पर 12 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की बात आई। ठीक है, 12 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो थे वो सेबी के सामने आए और सेबी ने उस टाइम पर इमीडिएटली एक्शन ले लिए। पर वही बात आ गई अगेन कि एक बॉडी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, वही लॉ एनफोर्समेंट का काम भी कर रही है, तो बोले ये डाइकोटॉमी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब राइटर का तो ये कहना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, वो ही अच्छे से सही रिपोर्ट निकाल के लेके आएगी। कैसे कि देखो 1992 में हर्षद मेहता घोटाला हुआ, इस पे तो पूरा वो आपको पता है वेब सीरीज भी बनी हुई है। ठीक है, तो हर्षद मेहता स्कैम में प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी थे, तो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। फिर 2001 में केतन पारेख स्कैम आया था, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जॉइंट पार्टी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। बोले यहाँ पर अब है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जिसमें फाइनेंशियली अवेयर जो इंडिविजुअल्स है वो काम करें, तब जाकर के एक्चुअल में पता पड़ेगा कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई। या तो हिडनबर्ग रिपोर्ट थी, अगर वो रिपोर्ट झूठी थी तो ये फिर वॉलेटिलिटी क्यों आई एकदम से मार्केट में इतना हलचल क्यों हुई, और अगर सच थी तो कौन है इसमें कल्प्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिमांड भी की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है, बोला क्लीन चिट अपनी तरफ से तो सेबी को मिल गई, बट ये एक्चुअल में क्लीन चिट नहीं है, यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जिसमें राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स प्लस एक्सपर्ट्स को आप इन्वॉल्व करो जो इन्वेस्टिगेट करे इस पूरे मुद्दे को। तो कमेटी की बात पर थोड़ा सा सवाल भी उठाया जा रहा है। तो डिस्कशन में यही कंटेंट था। थैंक यू वेरी मच।